नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों, चूंकि पिछला क्लास एब्सेंट था तो आज के इस क्लास में 12 और 13 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी यहां पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। अगर आप मूल रूप से बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहां पर आपको भरपूर हेल्प मिलने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने पूछा था कि विश्व बैंक की हालिया जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि भारत में पिछले 11 वर्ष में लगभग कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में हमने जानकारी आपको दी थी, लेकिन मूलतः अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि पिछले 11 वर्ष में लगभग कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, तो राइट आंसर होगा तकरीबन 27 करोड़। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी मटेरियल होते हैं आप इस कोर्स के माध्यम से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इसे परचेज करेंगे, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। यहां पर एक्चुअल फी है 365, इसमें आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस सेट की बात करें, खास करके 71वीं बीपीएससी एग्जाम जो आगामी अगस्त महीने में आयोजित होनी है, इस एग्जाम के लिए भी प्रॉपर एक कोर्स चल रही है। ये तमाम चीजें इसमें आपको मिल रही है। अगर इसको लेते हैं तो करंट अफेयर्स का अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल मिलेंगे। अभी रिसेंटली इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, अभी संचालित है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, जो भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? ये किस राज्य में अभी हाल ही में खुला है? राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि ये अभी अपने बिहार में खुला। बिहार में कहां पर खुला है, यहां पर आप एक्सप्लेनेशन में वो चीजों को देख पाएंगे। देखिए, हाल ही में बिहार में देश का पहला बीज जीन बैंक खुला है और ये बीज जीन बैंक जो है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किया गया है। अच्छा, पिछले क्लास में भी इसको मतलब इससे संबंधित एक प्रश्न था, वो भी अभी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन इस यहां पर फिलहाल जो जानकारी दी गई है, ये भारत का पहला जीन बीज बैंक है जो अभी हाल ही में यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में खुला है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखें तो इस जीन बैंक में 1500 से ज्यादा बीजों के सैंपल रखे गए हैं। इसका लक्ष्य है कि 10,000 से अधिक बीजों को सहेज कर रखा जाए या फिर रखने का। साथ ही साथ इस जीन बैंक में बीज जो है 28 साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे, ये यहाँ के खास करके वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है। 28 साल तक ये सुरक्षित यहाँ पर रखा जाएगा। दरअसल इसके उद्देश्य की बात करें तो बीजों का संरक्षण और संग्रह करना इसका मूल उद्देश्य है। हालांकि इसके अलावा बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और नई किस्मों का विकास करना भी इसमें शामिल है। इसी दृष्टिकोण को लेकर यह भारत की पहली बीज जीन बैंक यहां पर स्थापित की गई है। अच्छा, एक बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा, यह 50 साल पुराने बीज भी यहां पर मतलब कुछ 50 साल पुराने बीज भी यहां पर अभी इसमें विद्यमान है, मतलब यहां पर रखे गए हैं, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। जो 50 साल पुराने बीज है, ये भी बात खास करके कही जा रही है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये जानकारी जो हमने दिया ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने भी देश भर में पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए एक मॉडल जीनोम क्लब भी स्थापित किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक प्रश्न का रूप है। अच्छा, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की, तो यहाँ पर एक चीज ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है, जो अगले 5 साल तक वैलिड रहेगा। ये चीजें हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की हो रही है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय है, एक तो पूसा, दूसरा सबौर में। यहां पर वो देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, जैसे पूसा के रूप में भी जानते हैं, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखिए, बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने आपको जानकारी दिया था कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये चीज आपको मालूम होगी। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS निदेशालय पोषण ट्रैकर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
कौन सा राज्य नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया, एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब जो नवीनतम रिपोर्ट है यहाँ पर पोषण ट्रैकर की, इसके आधार पर हम देखें तो अभी प्रेजेंट में आपको ध्यान रखना है कि बिहार इसमें अव्वल आया है, मतलब जो बड़े बड़े राज्य हैं उसको पीछे छोड़कर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वो चीज़ों को हमने लिखा, जैसे कि समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस निदेशालय के पोषण ट्रैकर की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार या फिर मुताबिक बिहार ने नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखरेख में देश में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस लिहाज से एक प्रश्न का रूप बना जो आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो अब तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अव्वल थे, लेकिन पिछले एक साल में बिहार ने इन दोनों राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बहुत सारे अभियान बिहार में चलाए जाते हैं और इसको लेकर बाकायदा हम जानकारी देते भी रहते हैं। परिणाम यही है कि यहाँ पर हमें बिहार अव्वल देखने को मिला है। ऐसे बिहार हर चीज में पीछे रहता है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इसमें कौन है? मंगल पांडे, वो बिहार के कृषि मंत्री भी हैं। ये चीजें ध्यान यहाँ पर रखिए। चलिए आते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। देखिए, चूंकि आईसीसी की बात हो रही तो ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है और आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात हो तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ऐसे अभी हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से देखें तो 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं इसमें शामिल होने वाले महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MS धोनी। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी को हाल ही में 9 जून 2025 को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और इसके साथ ही वह यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। MS धोनी को आप यहां पर 2011 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो था एक्चुअली उसकी ट्रॉफी के साथ देख रहे हैं। तो ये 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं, ये आईसीसी का हॉल ऑफ फेम सम्मान पाने वाले या फिर ये अवार्ड या फिर इसमें शामिल होने वाले, ये ध्यान रखिए। अब 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। डेब्यू करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी संभाली थी और टीम को ट्रॉफी जिताई थी। और ये ध्यान रखिए, भारत का पहला T20 जो ट्रॉफी था वर्ल्ड कप का, ये 2007 में आया था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके पश्चात 2011 में इन्हीं की कप्तानी में, कब? तो 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब और जीता था और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी हासिल की थी। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर वनडे वर्ल्ड कप की तो पहली बार कपिल देव के नेतृत्व में वर्ष 1983 में भारत ने अपने नाम किया था। ये पहला खिताब था वनडे विश्व कप का यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का। फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी इनकी कप्तानी में भारत ने जीता। अच्छा, इस तरह आपको ध्यान रखना, आईसीसी की सीमित ओवरों की तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान है वे कौन? तो महेंद्र सिंह धोनी। ये चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आईसीसी जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इस समय की बात करें तो मौजूदा समय में क्रिकेट के 3 फॉर्मेट का आयोजन करती है। सबसे बड़ा फॉर्मेट जो है वो है टेस्ट, फिर आता है वनडे, सबसे छोटा है T20। तो तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी जीतने वाले आपको ध्यान रखना है ये एकमात्र कप्तान है भारत के। अच्छा, इनकी ही कप्तानी में भारतीय टीम 2009 में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। अब यहां पर देखिए, ये जो पॉइंट हमने लिखा कि उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है थोड़ी देर बाद इन्होंने सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। दरअसल ये प्रश्न बीपीएससी में जो खास करके कौन से वाले में पूछा था मुझे ध्यान में नहीं, शायद आपको ध्यान रखना है 64वीं में आई थिंक ऐसे किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये एग्जाम ऑलरेडी पूछा हुआ है। प्रश्न बैंक को आप देखेंगे पिछले 4 से 5 वर्षों का तो ये आपको दिखेगा। अच्छा, एक बात यहां पर समझिएगा कि धोनी का जो जर्सी नंबर है वो 7 है, धोनी का जर्सी नंबर है 7 और सुरेश रैना का है 3। तो इस प्रकार से ये नंबर बनता है 73 और 2020 में 73वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था और इस मतलब अवसर पर इन्होंने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको ध्यान रखना है कि संन्यास की घोषणा की। और ये प्रश्न एग्जाम में मैं पुनः बता दूं कि ये पूछा हुआ प्रश्न है।
चलिए, अब यहां पर चूंकि एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, आपके मन में ये खटक रहा होगा कि सर इसमें 11वें तो महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए हैं, लेकिन इससे पहले 10 क्रिकेटर भारतीय कौन है जो इसमें शामिल है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये चार्ट आपके बीच हमने रखा है, आई होप ये आपको प्रॉपर यहां पर दिख रहा होगा। देखिए इसमें शामिल होने वाले अगर हम क्रिकेटरों की बात करें, हमने दो फॉर्मेट मतलब दो कैटेगरी में इसको आपके बीच रखा है, एक तो पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर। पुरुष क्रिकेटर में महेंद्र सिंह धोनी को मिला के 9 है, जबकि महिला में 2 है। आप यहां पर देखिए 2009 में 3 क्रिकेटर को पहली बार इसमें शामिल किया गया था, एक तो विशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को। फिर 2015 में इसमें शामिल हुए अनिल कुंबले, फिर खास करके 2018 में राहुल द्रविड़, 2019 में सचिन तेंदुलकर, फिर 21 में वीनू माकंड, और फिर 2023 में वीरेंद्र सहवाग, फिर अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी। ये ईस्वी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, महिला क्रिकेटर में देखें तो 2023 में आपको ध्यान रखना वीरेंद्र सहवाग के साथ डायना एडोलजी भी मतलब इसमें शामिल हुए थे, लेकिन पिछले ही साथ नीतू डेविड, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, नीतू डेविड इसमें शामिल हुए थे 2024 में। तो इस लिहाज से पुरुष व महिला दोनों वर्गों को हम यहां पर मिला दें तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मतलब भारतीय क्रिकेटर की बात करें तो अब तक 11 इसमें शामिल हो चुका है, और 11वां कौन बने हैं तो महेंद्र सिंह धोनी। तो ये चीजें यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में कितना पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां पर सभी मतलब विकल्प में आपको 16 पदक दिख रहा है, तो ऐसे में 16 पदक तो वाकई में भारत ने यहां पर जीता है। अब भारत को स्थान कौन सा मिला है ये मैटर करता है, क्योंकि हमने ये लिखा है कि पदक कितना पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। देखिए 16 पदक जीतकर भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है, और यही हमारा एक्चुअली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। आइए आपको बताते हैं, दरअसल ताइवान की राजधानी ताइपेई में 7 से 8 जून 2025 को ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 12 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 कांस्य पदक, 12 3 15 1 16 यानी कि 16 पदक हासिल किया, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है भारतीय टीम, ये ताइवान एथलेटिक्स ओपन में। अब एक बात यहां पर यह ध्यान रखिए, भारत के बाद अगर बात करें तो पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, फिर जापान 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। कौन सा देश तो जापान, यानी कि शीर्ष 3 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अच्छा, इस प्रतियोगिता के लिए भारत ने 34 सदस्यीय दल भेजा था, तो ये ध्यान रखिए। मूल बात यहां पर यह है जो आपको याद रखना है कि कौन से स्थान पर रहा, कितना पदक जीता, प्रतियोगिता से संबंधित ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहां पर वो चीज आपके बीच हमने रखा। चलिए आते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और राइट आंसर इसका है विकल्प नंबर सी, यानी कि आचार्य प्रशांत। देखिए यहां पर ये नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मूलतः इंस्टाग्राम रील में जरूर इन्हें आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। यहां पर आप इसके तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को प्रतिष्ठित सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण चेतना के साथ आध्यात्मिक स्पष्टता को एकीकृत करने में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। मूलतः यह पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ये बोल सकते हैं ये पुरस्कार इन्हें इस वजह से दिया गया है, और ये आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी है, लेकिन अभी हालिया प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये कंप्लीट जानकारी हमने सभी पुरस्कारों को लेकर ये विस्तार पूर्वक इस सीरीज में दिया है। यहां तो एक इसका सूची आप देख रहे हैं, हालांकि यह है बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्लास को रेगुलर वे में फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको यहां पर हेल्प मिलेगा। अभी रिसेंटली इसमें शामिल हुए 2025 के कुछ पुरस्कारों में देखें, ये हालांकि 2025 का ही सारा है, लेकिन सभी आपको ध्यान रखना, जैसे महाराष्ट्र भूषण, होलबर्ग पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, 34वां सरस्वती सम्मान, गोल्ड मर्करी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अच्छा, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है। 2025 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये बानो मुश्ताक कर्नाटक की रहने वाली है। कर्नाटक कन्नड़ की एक रचना हार्ट लैम्प, एक्चुअली हार्ट लैम्प जो है ये एक लघु कहानी संग्रह है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दीपा भट्टी द्वारा, और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये कन्नड़ भाषा में लिखित, हालांकि इसकी बात करें इसका अंग्रेजी अनुवाद जो होता है उसी लिए ये पुरस्कार मिलता है, लेकिन कन्नड़ भाषा की जो मूल रचना है, पहली रचना है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये रचना का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को लेकर कई जानकारी हमने आपको दिया है, वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे एक और प्रश्न में पुरस्कारों को लेकर। और मैंने आपको कई बार बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से खास करके ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, 2023 वाला पूछा गया था एग्जाम में, वो चीजें अभी हम आपको दिखलाएंगे। फिलहाल उससे पहले अगला 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ ने यानी कि यूईएफए नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है या फिर जीता है? यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए नेशंस लीग में देखें तो यहां पर फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूट में पुर्तगाल ने हराया है। तो विकल्प नंबर यहां पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता किस देश ने? तो पुर्तगाल ने। विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है किसने जीता, किसे हराकर जीता और क्या फासला रहा, मतलब अंक तालिका में मतलब क्या स्कोर रहा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मातृभूमि समूह द्वारा मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए यहां पर राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि सारा जोसेफ को भी हाल ही में मातृभूमि समूह द्वारा मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। अब आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीर में आप यहाँ पर सारा जोसेफ को देख रहे हैं। अभी हाल ही में 8 जून 2025 को प्रख्यात लेखिका सारा जोसेफ को वर्ष 2024 के लिए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, मातृभूमि समूह की बात करें तो यह पुरस्कार समारोह जो है इसके द्वारा कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया था, और यही समूह द्वारा यह पुरस्कार का मतलब वितरण किया जाता है, प्रदान किया जाता है एक साहित्यिक पुरस्कार के रूप में। अच्छा, पुरस्कार स्वरूप उन्हें खास करके आपको ध्यान रखना है, यह पुरस्कार में 3 लाख रुपये नगद और एक प्रशस्ति पत्र और एमवी देवन की एक प्रतिमा या फिर मूर्ति खास करके विजेताओं को दी जाती है सम्मान स्वरूप। अच्छा, यह पुरस्कार उन्हें, हम बात कर रहे हैं सारा जोसेफ की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, चूंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है, अभी हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर घोषणा हुई थी, वो चीजें हमने यहाँ पर लिखा है क्या? 59वां ज्ञानपीठ, हाँ यहाँ पर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर घोषणा हुई है, ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए आते हैं यहाँ पर, चूंकि एक्सप्लेनेशन भी चीज़ों के लेकर हम चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए कोझिकोड की बात हुई है, तो कोझिकोड को लेकर कुछ जानकारी करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। अपने आप में ये सभी एक पॉइंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए केरल जो है, केरल का एक शहर है कोझिकोड, अभी हाल ही में पिछले ही साल 23 जून 2024 को यूनेस्को ने इसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि इससे पहले अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था साहित्य श्रेणी में। अच्छा, एक और जानकारी यहाँ पर है, हालांकि ये हमने कई बार आपको बताया भी है कि भारत व एशिया का पहला महिला पुलिस थाना कोझिकोड में ही स्थापित किया गया था। और आपको ध्यान रखना 27 अक्टूबर 1973 को, जिस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला पुलिस थाना था। तो ये चीजें ध्यान रखें। अच्छा, विकल्प में इस प्रश्न में हमने यहाँ पर लिखा है गीतांजलि श्री, बानो मुश्ताक और दीपा भट्टी। अच्छा, गीतांजलि श्री खास करके इनकी एक रचना है
रेत की समाधि। और इस पुरस्कार मतलब इस रचना को जो खास करके टॉम ऑफ सैंड के रूप में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये हिंदी की पहली रचना है जिसे पुरस्कार मिला है। अच्छा, बानो मुश्ताक और दीपा भट्टी को लेकर अभी हम आपको बतला रहे थे, 2025 में ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर वो कंप्लीट सूची है। देखिए, गीतांजलि श्री की हम बात करें तो 2022 में ये पुरस्कार इन्हें मिला था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद रेत की समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा गया था ये वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 वाला, ठीक है। जॉर्जी कॉस्पोंडिनो जो बुल्गारिया के हैं, टाइम सेल्टर इसकी रचना को दिया गया था। उसी प्रकार से 2024 वाला भी ध्यान रखिएगा और विशेष रूप से 2025 वाला। ये कंप्लीट सूची अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को लेकर हमने पिछले 4 वर्ष का आपके बीच रख दिया है। 2023 तो पूछा जा चुका है, 24-25 ध्यान रखिएगा, 2023 भी याद रखने का प्रयास कीजिए और 2022 तो हर हाल में ध्यान रखना है कि ये हिंदी की पहली रचना थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हालिया लिखित पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आस्टर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, इस पुस्तक की बात करें तो इसके रचनाकार या फिर लेखक हैं आदिश सी अग्रवाल, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुस्तक की बात करें, पुस्तक का नाम क्या है? कवर पेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम है मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आस्टर। इसके लेखक हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल। अच्छा, इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? दरअसल यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में हुए कानूनी परिवर्तन का वर्णन करती है। जो खास करके इनके कार्यकाल में कानूनी परिवर्तन हमें भारत में देखने को मिला है, उसका ये विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। तो ये पुस्तक लिखा गया इनके कार्यकाल के ऊपर, जो खासकर कानूनी परिवर्तन हुआ इस दौरान। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एक सूची आपके बीच रखा है, नरेंद्र मोदी पर लिखी गई कुछ पुस्तकों की सूची। यहां पर मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये जो सारे पुस्तक यहां पर आपको दिख रहा है, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया, बल्कि नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित नहीं है, नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब उनके ऊपर आधारित पुस्तक है। ये चीजें यहां पर लिखी गई, इन सभी को आप चाहें तो पढ़ लीजिए। हालांकि ये है इंपॉर्टेंट, हम पीडीएफ जो मंथली पीडीएफ तैयार होता है हमारा, वहां पर ये चीजें आपको दे देंगे। अच्छा, मंथली पीडीएफ की बात हो रही है तो 2022 से ही हम रेगुलर आपको मंथली पीडीएफ देते आए। 2025 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का अपडेट हो चुका है। जून जैसे संपन्न होगा वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मंथली पीडीएफ, जिसे आप प्रिंट भी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रिंट करते हैं। मैंने आपको कई बार बोला कि डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ बिल्कुल प्रिंट मत कीजिए। ये जो बोर्ड पीडीएफ आपको मिलता है, इसे आप पढ़िए, रिवीजन दीजिए, आपको चीजें बेहतर लगेगा। इसमें सारी चीजें एकदम बड़ा बड़ा दिखता है स्लाइड में। जब मोबाइल में आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो ये आपको एकदम हूबहू बहुत अच्छा फील देगा, मतलब लगेगा कि हम बुक में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है। जबकि प्रिंटेबल जो पीडीएफ मिलता है, उसे पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत आपको जूम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसका अगर प्रिंट निकाल लेते हैं 15-20 रुपया में, तो वो चीजें बहुत आसान होती है और वो पूरे महीने का कंपाइलेशन होता है, उसमें चीजें बेहतर तरीके से आपको मिलती है, हूबहू बुक वाली फील देता है। बस आपको करना क्या होता है, उसका प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, चीजों को जिस प्रकार से हम आपको दे रहे हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। एक चीज और समझिएगा, मंथली करंट अफेयर्स में अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें, पिछले 5-7 दिनों से बहुत लोगों ने डिमांड किया, सैकड़ों लोगों ने, सर कि मंथली करंट अफेयर्स दीजिए पिछले 6 महीने का। देखिए, पिछले 6 महीने में अगर 2025 की हम बात करें तो जून को लेकर ये खत्म होगा, मतलब समाप्त होगा। तो जून वाला एकदम उसमें सम्मिलित करते हुए वो चीजें हम आपको देंगे, ताकि आप प्रिंट करें तो जून तक का, यानी पिछले 6 महीने 2025 का उसमें संग्रह रहे। इसी वजह से अभी हम आपको नहीं दे रहे। हालांकि 2024 में पूरे साल का वार्षिकांक ऑलरेडी हम बिहार स्पेशल का आपको दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वो पीडीएफ है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कोर्स के थ्रू आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2024 वाला जो ईयरली करंट अफेयर्स का सेक्शन है करंट अफेयर्स कोर्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए, नवा प्रश्न है, किस देश के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज या फिर दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन, एक्चुअली यहां पर प्रश्न क्या है कि किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, महज 29 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं। ध्यान रखिए, इन्होंने रीजन ये दिया है कि जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, मतलब खासकर जैसे आईपीएल हो गया एक उदाहरण के तौर पर, तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। इसी चीज का हवाला देते हुए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है महज 29 साल की उम्र में।
यहाँ पर वो जानकारी लिखी गई 29 साल की उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। निकोलस पुरन साल 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए थे। और आपको ध्यान रखना, अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल में वो लखनऊ सुपर जायंट का हिस्सा थे, जिसे फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। निकोलस पुरन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, आईपीएल की बात हुई है तो कुछ जानकारी यहाँ पर है कि हाल ही में रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। हालांकि पहले क्रिकेटर हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्रिश गेल, जिन्होंने 365 या फिर 67 छक्के लगाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीयों में तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि मतलब अगर हम बात करें पूरे मतलब ओवरऑल तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं, और भारतीय खिलाड़ी में पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये आंकड़ा पार किया 300 का। ये चीज ध्यान रखिए। और मैं पुनः दोहरा दूं, भारतीय खिलाड़ी में ये पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 300 का आंकड़ा पार किया है। ओवरऑल क्रिकेटर की बात करें तो क्रिश गेल के बाद दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी वेस्टइंडीज के क्रिश गेल हैं। अच्छा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, 365 नहीं बल्कि एक्चुअली 357 होगा, मैं मिस कर रहा था, यही डेटा 357। एक्चुअली मैं 365 या 67 बोल रहा था, एक्चुअली 357 है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। चलिए, अब यहां पर आगे है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच एवी डिविलियर्स ने लिया, फिर उसके बाद क्रिश गेल, और फिर उसके बाद आता है नाम यहां पर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली का। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल का 18वां संस्करण संपन्न हुआ है। 18वां संस्करण का जो फाइनल था ये 3 जून को खेला गया। अब यहां पर जो भी प्रश्न बनेंगे 18वें संस्करण से संबंधित आईपीएल का, हालांकि 5 जून वाला जो करंट अफेयर्स का क्लास है वहां पर आईपीएल से संबंधित हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, उसी का सार यहां पर आप देख रहे हैं। तो ये चीजें यहां पर आपके बीच है, यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यहां पर आईपीएल 2025 को लेकर कंप्लीट जानकारी है। हालांकि आईपीएल इतिहास की बात करें, अगर वहां से प्रश्न बनता तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आईपीएल के 18वें संस्करण में जो नया हमें देखने को मिला वो यहां पर है। चलिए, अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार बताएं कि निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में इस वर्ष 13वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। देखिए, राइट आंसर यहां पर है भारत व श्रीलंका के मेजबानी में संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी होगा, और ये 13वां संस्करण होगा। अब यहां पर देखिए 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक आयोजित होना है, और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, हालांकि श्रीलंका भी इसमें शामिल है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत चौथी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इससे पहले वर्ष 1978 में, फिर 97 में, फिर 2013 में, मतलब इसके संस्करणों की मेजबानी भारत कर चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता का गत विजेता है, जिसने 2022 में 7वीं बार इस खिताब को, यहां पर ध्यान रखें किस खिताब की हम बात कर रहे हैं, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब को 7वीं बार अपने नाम किया है। अच्छा, भारत को लेकर यह ध्यान रखिए, भारत एक भी बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। हालांकि 2 बार फाइनल में जरूर पहुंचा था, एक बार 2005 में और पिछले 2017 में, हालांकि वहां पर उप विजेता रहा था, जिससे कि आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि अपना भारतीय महिला टीम को 2 बार फाइनल में पहुंची है, उप विजेता लेकिन रही। यहां पर ध्यान रखिएगा, अब तक इस खिताब को ऑस्ट्रेलिया 7 बार अपने नाम किया है, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार। देखिए, ऑस्ट्रेलिया 7, 4 11, 1 12, तो कुल 12 संस्करण में से 3 ही देशों ने खिताब को अपने नाम किया है। 13वां आयोजित होने वाला भारत और श्रीलंका की मेजबानी में। आई होप यहां पर एक क्लियर है। जब ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, संपन्न होगी, तो जानकारी आपके बीच और भी आएगी, हम वो चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है? देखिए, यहां पर इसका राइट आंसर है लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन 2025 का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज, अच्छा एक सेकंड, हाँ, कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया, स्पेन के। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसका तो नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपके बीच है डैश, मतलब वो नाम यहां पर आपसे पूछा गया डैश, जो रटगर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर है,
जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें भारतीय इतिहास को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का वर्णन किया गया है। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का वर्णन किया गया। उनका नाम क्या है जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, जो कि यहाँ पर रटगर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर है। इनका नाम एक्चुअली है आंड्रे ट्रुस्के। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अमेरिका की रहने वाले हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मूलतः बात यहाँ पर यह है, ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक कौन है। तो आज के इस क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया है। आई होप कि यहाँ पर चीजें आपके बीच हम अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहे हैं और आपको चीजों को समझ में भी आ रही है और बहुत मजा भी आ रहा है। करंट अफेयर्स के चीजों को इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत आसान ये आपके लिए हो जाएगी। आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको बता दूं ये VVI प्रश्नों में आप शामिल रखेंगे। अच्छा, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, इस कोर्स में हजारों लोग हैं। आप लोग कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा। क्लासेस में हम रेगुलर आपको बताते हैं कि तमाम पीडीएफ आपको इस कोर्स में मिलेगा एक नाम मात्र की फी पर। जैसे एक साल की बात करें तो 365 इसका एक्चुअल फी है, लेकिन न्यू कूपन कोड जो अप्लाई करेंगे तो यहां पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तकरीबन मान के चलिए 290, या फिर सपोज कीजिए इसमें 15% डिस्काउंट करेंगे तो 300 रुपये के आसपास बनता है। इसमें 75 के आसपास डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, इसमें तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और टेस्ट सीरीज को लेकर हमने जो जानकारी दिया था यही वो कोर्स है। अगला टेस्ट पेपर आपको 15 जून को मिलेगा 9 बजे शाम को। अच्छा, जो टेस्ट आपका छूट चुका है घबराइए नहीं, वो अब भी आपको मिल जाएगा अपने समय के अकॉर्डिंग। आप उसे टेस्ट में मतलब टेस्ट दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं अपने मोबाइल से, कंप्यूटर, पीसी आदि से कहीं पर भी अपने आईडी से, जो आपका एक आईडी होगा आप उसके माध्यम से कहीं पर भी लॉगिन करके टेस्ट दे सकते हैं। ये कंडीशन नहीं रहेगा कि सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा, ऐसा नहीं, कहीं पर भी, मतलब एक टाइम में एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा। ये ध्यान रखिए, एक डिवाइस यानी कि एक बार एक मोबाइल में हो सकता है और दूसरे में करेंगे तो पहले से लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन एक मोबाइल में और एक कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हैं तो वो लॉगिन होकर रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन 2 कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो एक से लॉग आउट हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यही कोर्स में तमाम चीजें मिल रही है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तमाम चीजों को बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से वो चीजें बेहतर तरीके से आपको मिलेगी। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी शिकायत है, समाधान चाहिए, हमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि कुछ जरूरी काम की वजह से ये नंबर ऑफ रहता है ऑफिस में, तो ध्यान रखना है कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।